guys, my name is Neelam Mishra and welcome you all to my YouTube channel Commerce Learning। यहाँ पे मैं कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती रहती हूँ। कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, कुछ प्लेलिस्ट हैं, तो प्लीज़ आप लोग उन्हें जाके चेक करिए। और अगर वो आपको पसंद आती हैं, आपको मेरे वीडियोस लेक्चर्स समझ में आते हैं, तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है 2018 का कॉमर्स सब्जेक्ट पेपर 2, उसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ हमने 2 पार्ट ऑलरेडी लाए हुए हैं जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो अगर कुछ रह जाते हैं तो उनको हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, क्योंकि थोड़ा डिस्क्राइब करने में ना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए एक वीडियो में नहीं हो पा रहा मुझसे, तो इसलिए इसके पार्ट्स लेकर के आ रही हूँ मैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच सेंटर इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं जो कि अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट, तो इनमें से मतलब कौन सा सेंटर नहीं इस्टेब्लिश किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट रेवेन्यू, ऑप्शन 2 इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन 3 बजट, ऑप्शन 4 प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे वन सेकेंड, यहाँ पे रेवेन्यू सेंटर बनाया गया है, कॉस्ट सेंटर बनाया गया है, प्रॉफिट सेंटर बनाया गया है, इन्वेस्टमेंट सेंटर बनाया गया है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइंड टू द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। देखिए यहाँ पे पर्सनस को रिस्पॉन्सिबल किया जाता है कि कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। सो बेसिकली कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, देयर आर डिफरेंट centers are established under the responsibility accounting. So I have already told that revenue center and cost center, profit center, investment center centers are there, but budget center is not there in responsibility accounting. So option 3 is the right answer here. तो आप याद रखिएगा कि कौन से सेंटर्स हैं और कौन से नहीं हैं, ठीक है। अगर आपको याद रहेगा तो ऑलरेडी आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड इन इंडिया इज, पहला प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड भारत में कौन सा था? कोठारी पायोनियर, कोटक महिंद्रा, रिलायंस कैपिटल, आईडीएफसी। तो देखिए कोठारी पायोनियर जो था वो म्यूचुअल फंड में पहला प्राइवेट सेक्टर था, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर। तो ये आया था 1963 में जो म्यूचुअल फंड को सबसे पहले लाया गया था, ठीक है, और गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था यूडीआई। और पहला जो प्राइवेट सेक्टर था वो था कोठारी पायोनियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्स ऑफ फंड इज कॉल्ड, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो सभी सोर्स ऑफ फंड से ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 स्पेसिफिक कॉस्ट, सेकेंड कंपोजिट कॉस्ट, थर्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट, फोर्थ सिंपल एवरेज कॉस्ट। तो देखिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर, मीन्स ऑप्शन सेकेंड इज़ द राइट आंसर हियर। कंपोजिट कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल द सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। स्पेसिफिक कॉस्ट जो एक स्पेसिफिक सेक्टर से ली जाती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज़ अ कॉस्ट दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड बट नॉट नेसेसरीली शोन ऑन रिपोर्टेड एज अ सेपरेट एक्सपेंस, मतलब जो कि ऑलरेडी अकर है लेकिन शोन नहीं की गई, दिखाई नहीं गई है एज अ सेपरेट एक्सपेंस, ठीक है, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। सिंपल एवरेज कॉस्ट यानी कि जो एवरेज निकाला जाता है कॉस्ट का, वो होती है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो देखिए इनमें से जो हमारा SPSS है ये हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे टैली, ओरेकल, प्रॉफिट, ये सारे के सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो SPSS है ये हमारा रिसर्चर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है फॉर कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। ओके, नाउ SPSS की जो फुल फॉर्म है वो है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। ओके, ये आप याद रखिएगा। Now question number 5 is, which of the following term is used to represent the proportionate relationship between the debt and equity? मतलब कि मतलब कौन सी चीज़ डेट और इक्विटी को रिप्रेजेंट के प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंट
सॉरी कौन सी चीज़ डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शनेट के रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है. ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑप्शन सेकंड कैपिटल बर्स्टिंग, ऑप्शन थर्ड एसेट स्ट्रक्चर, ऑप्शन फोर कैपिटल स्ट्रक्चर. तो देखिए यहाँ पे आंसर है कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है डेट और इक्विटी का, ठीक है, यूज़ किया जाता है बाय अ कंपनी टू फाइनेंस इट्स ओवरऑल ऑपरेशंस एंड ग्रोथ. ओके, देखिए डेट कम्स इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड इशूज और लोन्स, वाइल इक्विटी में कम्स इन द फॉर्म ऑफ कॉमन स्टॉक, प्रिफर्ड स्टॉक, रिटेन अर्निंग. ओके, तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो एक प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है डेट और इक्विटी को. यही मैं कहना चाह रही थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हेन अ कंपनी टेक्स ओवर अनदर वन एंड क्लियरली बिकम अ न्यू ऑनर द एक्शन इज. देखिए जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है और नई ऑनर बन जाती है तो वो एक्शन क्या कहलाता है? वो मर्जर कहलाता है कि एक्विजिशन कहलाता है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस कहलाता है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं. तो यहाँ पे इसका आंसर है एक्विजिशन. देखिए जब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, एक्वायर कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड अ एक्विजिशन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इन इंडिया डैश हैज़ प्रीडोमिनेंट शेयर इन डेट सिक्योरिटी मार्केट. इनमें से किसके पास डोमिनेंट शेयर है डेट सिक्योरिटी मार्केट में? ओके, ऑप्शन 1 गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऑप्शन 2 कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ऑप्शन 3 कॉर्पोरेट इक्विटीज़, ऑप्शन 4 GDR. देखिए तो यहाँ पे इसका आंसर है 7th का ए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज द करेक्ट आंसर हियर. देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर गवर्नमेंट डेट इशुएंस यूज टू फंड डेली ऑपरेशन एंड स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिलिट्री प्रोजेक्ट इशूड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. कॉर्पोरेट डिपॉजिट कंपनी के द्वारा दी जाती है. मैच्योरिटी ड्यूरेशन जो होता है इसका 6 months to 3 years होता है, ठीक है. एंड कॉर्पोरेट इक्विटी इज द ऑनरशिप ऑफ कंपनी. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8. स्टॉक एक्सचेंज इज. स्टॉक एक्सचेंज क्या है? ऑप्शन 1 स्टेट सब्जेक्ट, ऑप्शन 2 सेंटर सब्जेक्ट, ऑप्शन 3 रीजनल सब्जेक्ट, ऑप्शन 4 कॉरपोरेट सब्जेक्ट. तो इनमें से देखिए जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है हमारा सेंटर सब्जेक्ट. ओके, तो बी इज़ द सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर हियर. Center subject. Stock exchange is a financial security issued by companies are bought and sold. Okay. Now, question number 9. The rate of discount at which NPV of a project becomes zero. देखिए जो NPV है इनमें से मतलब कौन सा मेथड है जिसको NPV यूज़ करती है तो रेट ऑफ डिस्काउंट NPV का प्रोजेक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है. उस प्रोजेक्ट की जो NPV वैल्यू है वो ज़ीरो निकल करके आती है. तो देखिए जो IRR को हम यूज़ करते हैं, देखिए IRR एक ऐसी रेट है जिस पर प्रपोजल NPV ज़ीरो होती ही होती है. तो फर्म की NPV वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी IRR के मेथड में. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर. अब देखिए NPV क्या है? NPV डिस्काउंटेड टेक्निक्स हम कह सकते हैं. पे बैक एंड ARR मेथड जो है वो नॉन डिस्काउंटिंग मेथड हम कह सकते हैं, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 10. अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन ऑफ कंपनीज इज़ डन एज पर. देखिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किसके अंतर्गत आता है? एमलगमेशन ऑफ कंपनीज किसके अंतर्गत आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में? तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट AS4, ऑप्शन सेकंड AS10, ऑप्शन थर्ड AS14, ऑप्शन 4 AS20. तो देखिए करेक्ट आंसर इज़ AS14. तो आपको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद करने होंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. तो वैसे मोस्ट कॉमन से ही आते हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे ना नेट के या UPSC के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है.
नाउ क्वेश्चन नंबर 11th इज द स्टैटिस्टिकल टूल यूज टू मेजर अ कंपनी रिस्क। कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि कंपनी के रिस्क को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट मीन, ऑप्शन सेकंड मोड, ऑप्शन थर्ड वेरिएंस, ऑप्शन फोर्थ कोवेरिएंस। सो करेक्ट आंसर इज हियर वेरिएंस इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, वेरिएंस जो है वो यूज़ किया जाता है कंपनी के रिस्क को मेज़र करने के लिए। Now, the world's first electronic stock market is option first Kospi, option second Nikkei, option third Nasdaq, NASDAQ, option four Dow Jones. Maybe I'm pronouncing correctly or not, but आप options देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है NASDAQ, यानी कि NASDAQ। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा। इट इज़ द फर्स्ट एंड ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द फाइनेंशियल मार्केट फॉर रेजिडुअल क्लेम इज नोन एज। ऑप्शन फर्स्ट डेट मार्केट, ऑप्शन सेकंड इक्विटी मार्केट, ऑप्शन थर्ड एक्सचेंज ट्रेड मार्केट, ऑप्शन फोर ओवर द काउंटर मार्केट। देखिए रेजिडुअल क्लेम को हम कहते हैं अवशिष्ट दावा। ठीक है, रेजिडुअल इनकम क्या होती है? रेजिडुअल इनकम मीन्स जब हम इनएक्टिव रूप से काम करते हैं तब भी वो इनकम जब हमें मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है, तो उसको हम रेजिडुअल इनकम बोलते हैं। बट यहाँ पे रेजिडुअल क्लेम की बात हो रही है, तो इसका आंसर है हमारा इक्विटी मार्केट। और इसके बारे में एक चीज़ बताऊंगी कि इसको हम इक्विटी क्लेम के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, रेजिडुअल क्लेम को हम इक्विटी क्लेम के भी नाम से हम जानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज इन कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी यूनिक रिस्क इज ऑल्सो नोन एज। देखिए जब हम टोटल रिस्क निकालते हैं तो यूनिक रिस्क को और हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन फर्स्ट सिस्टमैटिक रिस्क, ऑप्शन सेकंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, ऑप्शन थर्ड नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क, ऑप्शन फोर मार्केट रिस्क। सो करेक्ट आंसर इज हियर अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क इज दैट इज यूनिक टू स्पेसिफिक कंपनी और इंडस्ट्री, मतलब जो कि एक स्पेसिफिक कंपनी और इंडस्ट्री के लिए हो। ठीक है, और सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? जो एज अ होल के लिए हो। लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक कंपनी या इंडस्ट्री की बात करते हैं तो देयर वी आर टॉकिंग अबाउट अनसिस्टमैटिक रिस्क मीन्स यूनिक रिस्क विच इज़ स्पेसिफिक फॉर अ कंपनी और एन इंडस्ट्री। ओके, और इसको हम स्पेसिफिक रिस्क के भी नाम से जानते हैं, डाइवर्सिफिएबल रिस्क के भी नाम से जानते हैं, और रेजिडुअल रिस्क के भी नाम से जानते हैं, और आइडियोसिंक्रेटिक के भी नाम से हम जानते हैं, आइडियोसिंक्रेटिक रिस्क के भी नाम से। अब देखिए इतने सारे नाम बता दिए, आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे नोट नहीं कर रही हूँ, बट जो भी मैं बोलती हूँ तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताती हूँ हर क्वेश्चन में उसको आप नोट डाउन करते चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ अनसिस्टमैटिक रिस्क का, कि जैसे एक स्ट्राइक किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ के द्वारा स्ट्राइक हो गई। ठीक है, अचानक से हो गई, तो ये क्या है? अनसिस्टमैटिक रिस्क है। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन कैलकुलेशन ऑफ टोटल रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी, सॉरी यहाँ पे 14 हो गया है, 14 का करेक्ट आंसर है अनसिस्टमैटिक रिस्क। क्वेश्चन नंबर 15, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंट्रोड्यूस स्क्रीन बेस्ड ट्रेनिंग इन द ईयर। NSE ने स्क्रीन बेस्ड ट्रेनिंग किस साल शुरू करी? तो वो शुरू करी इन्होंने 1994 में। तो ये आप अपनी बर्थ डेट से भी याद रख सकते हैं, अपनी अपनी जो जिसकी होगी, है ना, मतलब जो भी ईयर से रिलेटेड होते हैं ना, वो आप जैसे मम्मी का, पापा का, अपना, भाई बहन, छोटे जो भी हैं बड़े, उनकी बर्थ डेट से भी आप याद रख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ों के जो ईयर हैं या इस्टेब्लिशमेंट ईयर है या और कोई ईयर है तो वो आप ऐसे याद रख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज़ विच वन इज़ नॉट सेट ऑफ सोशल अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा सोशल अकाउंटिंग का सेट नहीं है? तो ऑप्शन फर्स्ट एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, ऑप्शन सेकंड सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग, ऑप्शन थर्ड शैडो अकाउंटिंग, ऑप्शन फोर एनर्जी अकाउंटिंग। तो करेक्ट आंसर इज़ हियर शैडो अकाउंटिंग। ठीक है, देखिए सोशल अकाउंटिंग एंड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग को हम अम्ब्रेला टर्म
It is often used as an umbrella term to describe the impact of business activity on the society. यानी कि जो सोसाइटी पे बिजनेस एक्टिविटीज़ का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो सारी चीज़ों का हम लेखा जोखा यहाँ पे रखते हैं सोशल एंड इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में। ठीक है, जो शैडो अकाउंटिंग होती है ना, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कैलकुलेटिंग इंसेंटिव पे आउट बाय इंडिविजुअल पे अपार्ट फ्रॉम ऑफिशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज हियर शैडो अकाउंटिंग। आप देखिए, अगर आपको इस सेशन में या इस वीडियो में हम कह सकते हैं, अगर कोई नया टर्म सीखने को मिलता है ना, तो आप उस नए टर्म का नाम कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, कि आपने कौन सी नई टर्म आज सीखी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज़ जनरली फाइनेंस थ्रू। देखिए, जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है वो किसके थ्रू फाइनेंस की जाती है? ऑप्शन फर्स्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड, ऑप्शन सेकेंड गवर्नमेंट असिस्टेंट, ऑप्शन थर्ड इंटरनल फाइनेंसिंग एंड ऑप्शन फोर शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक। तो देखिए, जो जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड के ही द्वारा ली जाती है, मतलब फाइनेंस करी जाती है। जैसे हो गया इक्विटी, हो गया प्रेफरेंस शेयर, हो गया डिबेंचर, हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स, हो गए रिटेन अर्निंग, हो गए। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स शुड नेवर बी फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेज, इट आर ऑलवेज फाइनेंस थ्रू द लॉन्ग टर्म सोर्सेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in case project are divisible under capital rationing and appropriate project appraisal method is। देखिए, अगर प्रोजेक्ट को डिवाइड किया गया है, ठीक है, कैपिटल राशनिंग के थ्रू, तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट अप्रेजल के जो डिफरेंट मेथड हैं, तो वहाँ पे कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे? ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट एनपीवी मेथड, ऑप्शन सेकंड पीआई मेथड, ऑप्शन थर्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, आईआरआर जिसको बोलते हैं, ऑप्शन फोर में भी वही चीज़ टाइप हो गई है लगता है। वन सेकेंड, ऑप्शन फोर में ना आप पे बैक पीरियड मेथड नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है, ठीक है ना, पीआई मेथड जिसको हम बोलते हैं, वो यूज़ किया जाएगा हमेशा जब जब बात होगी कैपिटल राशनिंग की। ओके, तो पीआई मेथड ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो, वैल्यू इन्वेस्टमेंट रेशियो, इट इज़ द रेशियो पे ऑफ टू इन्वेस्टमेंट ऑफ अ प्रपोज प्रोजेक्ट। ओके, ये रैंकिंग प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है और ये हमें अलाउ करता है कि हम जो अमाउंट ऑफ वैल्यू है उसको क्वान्टिफाई कर सकें। ठीक है ना, तो जब हम क्वान्टिफाई की बात करेंगे, कैपिटल राशनिंग की बात करेंगे, तो हम पीआई मेथड की बात करेंगे। ठीक है, आईआरआर मेथड में क्या होता है, एनपीवी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, जो एनपीवी मेथड है वो डिस्काउंटिंग टेक्निक है, और पीआई मेथड मींस पर रुपी बेनिफिट इन प्रपोजल, हम एक एक रुपए पे कितना बेनिफिट मिल रहा है वो हम देखते हैं पीआई मेथड में। ठीक है, पेबैक और जो एआरआर मेथड है वो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक है। अब उनको हम नॉन डिस्काउंटिंग क्यों बोलते हैं? उनको हम नॉन डिस्काउंटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो टाइम को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही है रीज़न। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, विंडो ड्रेसिंग इज़ प्रोहिबिटेड ड्यू टू। तो विंडो ड्रेसिंग जो है वो प्रोहिबिटेड क्यों है? ऑप्शन फर्स्ट कंजर्वेटिव कन्वेंशन, ऑप्शन सेकंड कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, ऑप्शन थर्ड कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, ऑप्शन फोर एरियर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर था पीआई, और जो 19 का आंसर है वो है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर हियर। विंडो ड्रेसिंग इसलिए प्रोहिबिटेड है क्योंकि कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर जो है उसमें ये बोला गया है कि आप कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखा सकते हैं। ठीक, मतलब कोई गलत चीज़ या मतलब बेसिकली आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज लाइफ स्टाइल one of the major dash basis of segmenting market। option first socio-economic, option second demographic, option third साइकोग्राफिक एंड फोर नन ऑफ द अबव। तो देखिए, यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर हियर।
वन सेकेंड। अब देखिए इसमें क्या क्या आ जाता है, लाइफस्टाइल आ जाता है, सोशल स्टेटस आ जाता है, पर्सनालिटी ट्रेट्स आ जाते हैं, वैल्यूज़ एंड एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, एटीट्यूड आ जाते हैं, एंड एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट, ओपिनियंस, ठीक है, AIO जिसको हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मार्केट को सेगमेंटिंग करते हैं जब हम साइकोग्राफिक सेगमेंट से, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 21 इज़ ऑनलाइन मार्केटिंग इज़ एसोसिएटेड विथ, जो ऑनलाइन मार्केटिंग है वो किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन फर्स्ट सेगमेंटेशन, ऑप्शन सेकंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ऑप्शन थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन फोर पैकिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो एसोसिएटेड है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। वन सेकेंड, देखिए मेरी स्पीड थोड़ी अगर स्लो आपको लग रही होगी तो आप वीडियो की जो स्पीड है उसको बढ़ा करके देख सकते हैं 1.25 की स्पीड से, ठीक है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग मीन्स कि आप चैनल को कैसे स्प्रेड करते हैं, आप अपना मैसेज अबाउट अ कंपनी, ब्रांड, प्रोडक्ट, सर्विसेज, ये कैसे कस्टमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ऑनलाइन मार्केटिंग इज डील विथ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। द मेथड एंड टेक्निक यूज फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग इंक्लूड्स ईमेल, सोशल मीडिया, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, search engine optimization, Google AdWords, and more, okay. Now next question is penetration pricing is, question number option first charging high price, option second charging low price, option third charging competitive price, ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है चार्जिंग लो प्राइस। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग किस लिए यूज़ की जाती है? जब हम लो प्राइस को चार्ज करते हैं, ठीक है। अब हम लो प्राइस क्यों चार्ज करते हैं ये आप लोग सोचिए। देखिए पेनिट्रेशन प्राइसिंग एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जहाँ पे हम शुरू में क्या करते हैं कि अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको कम करते हैं और बाद में हम उसको बढ़ा देते हैं। ये इसलिए किया जाता है जिससे हम कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर सके, वाइड रीच हो सके, इसलिए, ठीक है। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज चार्जिंग लो प्राइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? ऑप्शन फर्स्ट प्लेस यूटिलिटी, ऑप्शन सेकंड टाइम यूटिलिटी, ऑप्शन थर्ड प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी बोथ, ऑप्शन 4 फॉर्म यूटिलिटी। देखिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक वीडियो डला हुआ है, जब आप मार्केटिंग की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे ना तो उसमें मार्केटिंग मिक्स है, उस पर वीडियो बने हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट पे बने हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन सब पे बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, ट्रेड प्रमोशन, प्लेस, टाइम सारे बने हुए हैं। आप सबको देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या आंसर है इसका? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमें प्रोवाइड कराता है टाइम और प्लेस दोनों की ही यूटिलिटी को पूरा करता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज विच एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मेक्स डू होल सेलर जनरली अप्लाई टू ऑब्टेन देयर प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स? ऑप्शन फर्स्ट एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन सेकेंड पर्सनल सेलिंग, ऑप्शन थर्ड ट्रेड प्रमोशन, ऑप्शन 4 डायरेक्ट मार्केटिंग। तो देखिए कौन सा एलिमेंट जो प्रमोशन मिक्स का जो कि होल सेलर जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है, टू ऑब्टेन देयर प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे है ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर हियर। मेरे को ABC बोलने की आदत होगी तो आप इग्नोर करिएगा थोड़ा। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर हियर। ट्रेड प्रमोशन जो है वो बेसिकली होल सेलर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। वो किस पे यूज़ करते हैं? रिटेलर्स पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वो लोग क्या क्या चीज़ें बेसिकली यूज़ करते हैं, जैसे वैल्यू एडेड बोनस, नो ऑब्लिगेशन गिफ्ट और स्पेशल प्राइजिंग रख देते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स हैं कुछ ट्रेड प्रमोशन की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन द एज्यूप्शन दैट सुपीरियर प्रोडक्ट सेल देमसेल्फ। मतलब कि मार्केटिंग का इनमें से कौन सा एज्यूम्शन ऐसा है जो ये कहता है कि जो सुपीरियर प्रोडक्ट है वो खुद अपने आप को सेल कर सकते हैं? तो क्या ये प्रोडक्शन कहता है, क्या ये मार्केटिंग का एज्यूम्शन है, या क्या ये सोसाइटियल एज्यूम्शन है, कि क्या ये प्रोडक्ट का एज्यूम्शन है? तो देखिए अगर प्रोडक्ट की बात करी जा रही है तो एज्यूम्शन भी प्रोडक्ट का ही होगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो सुपीरियर प्रोडक्ट है
दे सेल देमसेल्फ, मतलब इतने क्वालिटी, इतने स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो होंगे वो खुद ही अपने आप मतलब उनकी सेलिंग हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26th. Which subject is relevant for the study of consumer behavior? First, economics, second, psychology, third, sociology एंड फोर्थ ऑल ऑफ द अबव. यानी कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है अगर हमें कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करनी है. तो देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर की अगर स्टडी करनी है तो आपको वेरियस ग्रुप की स्टडी करनी होगी, इंडिविजुअल कस्टमर, और कैसे वो उनके मतलब कैसे वो सेलेक्ट करते हैं, मीन्स उनका सिलेक्शन कैसा है, बाइंग पावर, और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर हियर, ऑल ऑफ द अबव. ओके, तो अगर आपको कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करनी है तो आपको सभी की स्टडी करनी पड़ेगी. इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, सोशोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ी साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ रिलेट टू. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो किससे रिलेटेड है? क्या वो मार्केटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, रिटेलिंग सिस्टम से रिलेटेड है, या इंडस्ट्रियल सिस्टम से, या सेलिंग सिस्टम से? तो देखिए, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो हमारा डायरेक्टली रिलेटेड है टू द रिटेलिंग सिस्टम. ओके, क्योंकि रिटेलर से तो डायरेक्ट रिटेलर्स ही वो लोग हैं जो कि डायरेक्ट कंज्यूमर से जुड़े होते हैं. ठीक है, तो सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर हियर, रिटेलिंग सिस्टम. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. इन इंडिया विच प्राइसिंग प्रैक्टिसेस इज़ नॉट परमिसिबल. यानी कि कौन सी प्राइसिंग प्रैक्टिस जो है उसकी परमिशन नहीं है हमारे भारत में? ऑप्शन फर्स्ट, पेनिट्रेशन प्राइसिंग. ऑप्शन सेकंड, स्किमिंग प्राइसिंग. ऑप्शन थर्ड, प्रीडेटरी प्राइसिंग. ऑप्शन फोर्थ, नन ऑफ दीज. देखिए, प्राइसिंग स्ट्रेटजी का जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये सारे मैंने समझाए हुए हैं, आप ज़रूर देखिए. तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो सी है, प्रीडेटरी प्राइसिंग, जो कि इसकी परमिशन नहीं दी गई है क्योंकि ये इलीगल है. ठीक है, predatory pricing is illegal act of setting price low in attempt to eliminate the competition को eliminate करने के लिए जो प्राइसिंग यूज़ की जाती है ना, वो इलीगल है. ठीक है, क्योंकि वो वायलेट करती है एंटी ट्रस्ट लॉ को. ठीक, जो कि मार्केट में वल्नरेबल मोनोपोली को प्रमोट करता है. इस कारण से प्रीडेटरी प्राइसिंग को बंद किया गया है. ठीक है, अलाउ नहीं किया गया है. Now question number 29th is, which segmentation approach is most compatible with the spirit of marketing concept? Option first, benefit sort. Option second, income. Option third, social class. Option four, family size. कौन सा segmentation ज़्यादा compatible है spirit of marketing concept के हिसाब से अगर देखा जाए तो? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर, क्योंकि देखिए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ यूज मार्केटिंग डेटा टू फोकस ऑन नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स इन ऑर्डर टू डेवलप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, नॉट ओनली टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कंज्यूमर बट टू एकम्प्लिश गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन को कंज्यूमर को तो सेटिस्फाई करना ही करना है, लेकिन अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी तो अचीव करना है ना. इसलिए मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए तो बेनिफिट सॉर्ट इज़ द राइट आंसर हियर. ओके, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30. हु कॉइन्ड द टर्म मार्केटिंग मायोपिया. मार्केटिंग मायोपिया किसने दिया था? तो फर्स्ट इज़ फिलिप कोटलर, सेकंड डेविस, कीथ डेविस में भी यहाँ पे सेकंड ऑप्शन था. क्या है ना, मैं हर क्वेश्चन को खुद से टाइप करती हूँ तो कुछ कहीं कहीं गलती हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, कीथ डेविस ही ऑप्शन सेकंड था. ऑप्शन थर्ड, थियोडोर लेविट. ठीक है, ऑप्शन फोर, विलियम स्टैंटन. तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री, थियोडोर लेविट इज़ द करेक्ट आंसर हियर. देखिए, जो गलत किया था वो आंसर भी नहीं है. ठीक है, तो 30 का करेक्ट आंसर है 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 31. 4P कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज़ कॉइंड बाय. देखिए, मार्केटिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आए ना, अगर आपने नोटिस किया होगा तो 2018 में मार्केटिंग के कितने सारे क्वेश्चन आए, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन इतना ज़्यादा टफ तो नहीं था. कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, जैसे ये मार्केटिंग मायोपिया का और प्राइसिंग वाला. ठीक है, और पीछे आप कंज्यूमर बिहेवियर में चले जाइए. ठीक है, तो इतना ज़्यादा टफ नहीं आया. कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है.
तो मार्केटिंग के क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं। तो 4P, हाँ 4P कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जो 4P कॉन्सेप्ट है वो क्या नील बॉर्डर ने दिया था, कि क्या फिलिप कोटलर ने दिया था, कि मैककार्थी ने दिया था, कि ओजिलवे ने दिया था? मे बी आई प्रोनाउंसिंग, मैं यहाँ पे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रही हूँ, बट आप देख लीजिए, ठीक है। नील बॉर्डन, फिलिप कोटलर, मैककार्थी और ये ओजिलवी। आप लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मैककार्थी। ओके, मिकाथी इसको बोलते हैं। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 32, इन द हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग व्हेन डिड द प्रमोशन पीरियड कॉन्सेप्ट एंड? यानी कि अगर मार्केटिंग की हिस्ट्री देखी जाए तो कब प्रोडक्शन पीरियड कॉन्सेप्ट कब एंड हुआ था? तो ऑप्शन फर्स्ट, लेट 1800, अर्ली 1900, की 1920 डिकेड्स, की नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1920 डिकेड्स में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो था वो ख़त्म हो चुका था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई नीड योर सपोर्ट गाइस, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर सजेशन, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और कभी कभी बहुत लो लगता है कि वीडियोस कोई देख नहीं रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, आगे वीडियोस बनाऊँ, मेरा भी नॉलेज बढ़े, और मैं जितना जानती हूँ, मेरी जितनी नॉलेज है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप अगर वीडियो देखते हैं, थोड़ा भी समझ में आता है, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इससे मेरी भी हेल्प होगी और आपकी भी हेल्प होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट टू यू इन योर प्रिपरेशन। बाय बाय।